नाउ वी डिस्कस हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इन तीनों टर्म्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हीट से। अब हीट का सिंपल मीनिंग हमारे पास है ऐसी एनर्जी इन ट्रांजिट अक्रॉस बाउंड्री विच सेपरेट सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। तो हमारे पास हीट की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, इट इज regarded as energy in transit across the boundary which separates system from its surrounding. कि हमारे पास हीट जो होगी वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक थर्मल इंटरेक्शन को सिंपली अपन समझ सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि कोई थर्मल इंटरेक्शन हमारे पास हो रहे हैं तो दैट दोज थर्मल इंटरेक्शंस आर कॉल्ड हीट या हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये थर्मल इंटरेक्शंस हमारे पास होते हैं। तो हीट या हीट ट्रांसफर जो वर्ड अपने पास यूज किए जाते हैं वो सिंपली किसके लिए यूज किए जाएंगे, ये यूज किए जाएंगे जब हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है, तो हीट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से या स्मॉल क्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म हो जाएगा, हीट या हीट ट्रांसफर रिजल्ट्स फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पर हीट ट्रांसफर पॉसिबल होगा। यहाँ पर जो हीट है वो सिंपल हमेशा ट्रांसफरेबल एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ पर कभी भी हीट को आप किसी भी सिस्टम में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, हीट इज नॉट regarded as being stored in system ठीक है, तो यदि अपन बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम की हीट इतनी है, दूसरे सिस्टम में चली गई या सराउंडिंग में चली गई, तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अपने पास किसी भी सिस्टम को अपन हीट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू potential energy and kinetic energy of microscopic particles which make up the system। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, when energy in the form of heat is added to a system it is stored as kinetic energy and potential energy of the microscopic particles that make up the system जो कि सिस्टम को बना रहे हैं पार्टिकल्स, उन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बट कंप्लीटली आप हीट को एक सिस्टम में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली अपन ने ये समझा कि जो हीट है वो हमारे पास एक ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा ट्रांजिट मोशन में रहेगी। साइन कन्वेंशन वी यूज फॉर हीट, यदि हीट अपने पास सिस्टम को दी जा रही है देन पॉजिटिव साइन इज गिवन, देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव साइन फॉर हीट। और यदि हमारे पास हीट सिस्टम से एक्सट्रैक्ट की जा रही है तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन। क्लियर है, तो ये हीट के सिंबल्स हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गए।
नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इंटरनल एनर्जी में अपने पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। इंटरनल एनर्जी इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से एक थर्मोडायनेमिक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने पास ऑब्जर्वेशन में, वो थर्मोडायनेमिक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन भी शो कर रहा है वीसी वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ पर अर्थ इसकी जो हाइट है वो h है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का g एक्सटर्नली लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट की, उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो हो जाएगी एम जी एच, प्लस एक और टर्म जो यहाँ पर यूज किया जाएगा यू। दिस यू टर्म या इस एनर्जी फॉर्म को अपन किसके बेसिस पे दिखा सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के जो रोटेशनल, वाइब्रेशनल या मोलिकुलर ट्रांसलेशनल मूवमेंट की वजह से अपने पास एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी, वो अपने पास किसमें आएगी, यू टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनर्जी टर्म ड्यू टू मोलिकुलर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, यानी रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, इस और ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो रेस्पॉन्सिबल एनर्जी होगी वो अपन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर यू से, ठीक है। बट आगे अपन जो भी थर्मोडायनेमिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे उन सब में इन दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म को अपन जीरो मानेंगे, तो ई जो होगा वो साइमल्टेनियसली यूज होगा कैसे, यू सिंबल के फॉर्म में। और यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में अपन केसेस स्टेट में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन ये अजम्पशन लिख के रख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट अपन मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं वो कैसे स्टेट में होंगे, स्टैटिक होंगे। स्टैटिक होंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हाफ एम वी सी स्क्वायर कंपोनेंट है वो जीरो होगा। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा, नो एक्सटर्नल फील्ड। नो एक्सटर्नल फील्ड का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास जी यहाँ पे जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म एम जी एच वो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स थर्मोडायनेमिक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट कंडीशन में है, उन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का है, यहाँ पर हो जाएगा फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट रेस्ट, जो कि रेस्ट कंडीशन पर है, वहां पर ई इंटरनल एनर्जी जो है वो यू के बराबर ही हो जाएगा। तो आगे से अपन ई सिंबल यूज करने के बजाय यू सिंबल यूज करेंगे और वहां पर यू में केवल ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे जो एनर्जी टर्म कैलकुलेट होके आएगी वो अपन वहां पर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सभी कंसिडर होते हैं, बट अपन जो थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे वो रेस्ट कंडीशन में होने की वजह से और वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं होगा, तो ई है वो किसके बराबर होगा, यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। अपने पास स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी डिसाइड की जाती है, एज वेल एज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी सिस्टम की। अब अपन आइडियल गैस को यदि कंसिडर कर दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेट यूज करेंगे मैटर की वो गैसेस यूज करेंगे। तो यहाँ पर आइडियल गैस के लिए बात करें तो आइडियल गैस के केस में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, और ये आइडेंटिटी या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी गैस है, हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और उसकी मोल्स पे डिपेंड करता है। तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या U इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। इसी तरह से रियल गैस की यदि बात करते हैं तो रियल गैस के केस में
ओनली टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंस नहीं होगी, उसके साथ और पैरामीटर्स आएंगे लाइक वॉल्यूम या प्रेशर। तो हमारे पास जो U है इंटरनल एनर्जी, ये आइदर फंक्शन होगा टेम्परेचर वॉल्यूम का या अपने पास फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर प्रेशर का। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। आइडियल गैस के लिए हमारा इंटरनल एनर्जी जो होगा वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगा, बट इन केस ऑफ रियल गैस ये आइदर टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन होगा या टेम्परेचर प्रेशर का। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अपन देखें कि इंटरनल एनर्जी जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सिस्टम की, इस बेसिस पे इसकी अपन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कभी भी नहीं कर सकते। हमेशा अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यदि अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की इंटरनल एनर्जी को अपने को क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा फॉर रेफरेंस। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो है वो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है या स्टेट फंक्शन है। दोनों टर्म्स एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली यूज की जाएगी। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि स्टेट फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है। एग्जैक्ट क्वांटिटी अपने पास मैथमेटिक्स में बहुत कॉमनली टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन यदि अपन लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन whose change, a function whose value change depends only on initial and final state of path, whose value change depends only on initial and final state and independent of path। कि हमारे पास स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन हो जाएगा जिसमें चेंज यदि अपन देखें, उस चेंज आप वैल्यू को हटा दीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए स्टेट फंक्शन इज ए फंक्शन whose change depends only on initial and final state and it is independent of path, कि कौन सा पाथ आपने चूज किया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, जैसे कि अपने पास एक अपन पीवी डायग्राम ले, यहाँ पर स्टेट S1 है, यहाँ पर स्टेट S2 है, ये S1 S2 स्टेट ऑफ फंक्शन अपने पास क्या होता है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने पे हमारे पास एक पाथ ये यूज कर रहे हैं, एक पाथ ये यूज कर रहे हैं और एक पाथ ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पाथ्स यूज किए जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। तो इसके केस में यदि अपन बात करें कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे हमारे पास S1 पे जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या है, वो हमारे पास है U1। State function. What is a state function? State function is a exact quantity. And what is the definition of a state function? State function whose change depends only on initial and final states and it is independent of path. इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि हमारे पास एक पीवी डायग्राम दिया गया है। ठीक, इस पीवी डायग्राम में एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 2 है। इस पॉइंट 1 पे हमारी इंटरनल एनर्जी लेट से U1 है, इस पॉइंट 2 पे इंटरनल एनर्जी लेट से U2 है। अब इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ अपन जा रहे हैं, तो एक तो डायरेक्ट पाथ अपन यूज कर रहे हैं, इसको अपन फर्स्ट पाथ बोल देते हैं। यहाँ पर अपन ने एक सेकंड पाथ यूज किया, एक थर्ड पाथ यूज किया फॉर गोइंग S1 टू S2। अब हमारे पास स्टेट इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्ट क्वांटिटी है, तो इसका जो चेंज होगा यानी डेल्टा U जो होगा वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, यानी U2 माइनस U1 होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पाथ्स के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U की वैल्यू होगी वो U2 माइनस U1 ही होगी। ये डिफरेंट पाथ होने पर वैल्यू डिफर नहीं करेगी। ठीक, तो इस तरह से स्टेट फंक्शन को अपन ने डिफाइन कर लिया। स्टेट फंक्शन एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है। एग्जैक्ट क्वांटिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो वो डिफरेंशियल आप कहा जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी का डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल किस फॉर्म में लिखा जाता है,
सिंपल dx के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटी is called exact differential. एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। इसके अलावा एग्जैक्ट डिफरेंशियल को जब आप इंटीग्रेट करते हो किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लिमिट के बेसिस पे x2 माइनस x1, ये आप स्टेट फंक्शन के लिए लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y, ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड z। तो हमारे पास स्टेट फंक्शन हो ये फंक्शन y, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, फॉर स्टेट फंक्शन कंडीशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी कि हमारे पास डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ये दोनों डबल डिफरेंशियल टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होनी चाहिए, जिसमें अपने पास फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स, ये डबल डिफरेंशियल किया है, तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स किया, कीपिंग जेड कॉन्स्टेंट। देन अपन ने इसी का डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू जेड, यानी डेल वाई अपॉन डेल एक्स कीपिंग एक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक डबल डिफरेंशियल का टर्म है, ये आप करोगे, फिर रिवर्स करने पे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल, तो डेल वाई अपॉन डेल जेड अपन करेंगे कीपिंग एक्स कांस्टेंट, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि दोनों तरफ से हमारे पास इक्वल वैल्यू आ रही है तो जो वाई है वो हमारे एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अपन रियल केसेस के लिए मान लें कि फॉर एग्जांपल जो u है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो यहाँ पर हमारे पास u एक स्टेट फंक्शन है, उसके लिए कंडीशन क्या फुलफिल करेगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल टी इंटू डेल वी इक्वल, यहाँ पर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वी इंटू डेल टी, ये हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर अपन इसी तरह से स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। अब अपने पास स्टेट फंक्शन के अपोजिट, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ केवल इंडिपेंडेंट पाथ पे भी डिपेंड करे, ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो नेक्स्ट टर्म इज पाथ फंक्शन। ठीक है, तो पाथ फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, whose value depends on initial and final state as well as on the path। ठीक, तो ये जो पाथ फंक्शन होता है ये एक इनएग्जैक्ट क्वांटिटी होती है, इनएग्जैक्ट क्वांटिटी, और इसका जो डिफरेंशियल आप करेंगे वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। यहाँ पर इसका जो डिफरेंशियल होगा दैट इज नोन एज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, और उसका मीनिंग क्या होगा वो अपन आगे समझेंगे। कि हमारे पास यदि लेट से एक कोई फंक्शन है z, इफ z इज ए पाथ फंक्शन, z इज ए पाथ फंक्शन, तो ये एक इनएग्जैक्ट क्वांटिटी होगी। इस इनएग्जैक्ट क्वांटिटी होने की वजह से इसका जब डिफरेंशियल लिखेंगे तो उसको dz अपन नहीं लिख सकते, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा डेल z या इस तरह से d बार z। ठीक है, और यहाँ पर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब है कि जब आप इस पाथ फंक्शन है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फॉर ए लिमिट z1 टू z2, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस नहीं आएगा, z2 माइनस z1, ये वैल्यू इस तरह से सॉल्व नहीं होगी, ये क्या होगा, सिंपल z आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्क के लिए अपन डिफाइन करते हैं कि वर्क हमारा जो होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है। यदि अपन w1 से w2 यदि ऐसा लिमिट लगाकर वर्क को
कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये जो टर्म होगा इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इट इज मीनिंगलेस। ठीक है, इसको आप W2 माइनस W1 भी नहीं लिख सकते। तो इंटीग्रेशन यदि अपन करते हैं एलिमेंट्री वर्क डन का तो उसे आप लिख देते हैं कंप्लीट वर्क डन। ठीक है, यहाँ पर W2 माइनस W1 अपन नहीं लिखेंगे। तो ये एक पाथ फंक्शन की प्रायोरिटी या एक तरीके से डेफिनेशंस है जो कि अपने पास हर एक पाथ पे डिपेंड भी करेगा। जैसे कि अपन ने प्रीवियसली स्टेट फंक्शन में बताया था कि एक स्टेट S1 से S2 जा रहे थे तो अपने पास 3 पाथ अपन ने यूज किए थे। तो यदि वर्क अपने पास डिफाइन किया जाए फॉर ईच पाथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर तीनों पाथ्स के लिए हमारे पास वर्क डन जो होगा सिस्टम का वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो वर्क डन अपन कैलकुलेट करेंगे आगे चल के तो वो होता है पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो भी एरिया कवर होगा वो वर्क डन होता है। तो यदि अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर ये कवर हो रहा है, फर्स्ट के में देखें तो ये पूरा कवर हो रहा है, और थर्ड के अंदर तो एरिया अंडर द कर्व जो आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट है फॉर ईच प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा है उनके डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स होने की वजह से। तो यहाँ पर अपन ने ये कंडीशन निकाल ली। अब अपन पाथ फंक्शन के लिए एक कंडीशन और फुल चेक करेंगे फॉर पाथ फंक्शन। हमारे पास यदि एक फंक्शन y जो कि x और z का फंक्शन है, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई अपॉन सॉरी यहाँ पर वेरिएबल डेल एक्स और डेल जेड है तो डेल एक्स डेल जेड, यहाँ पर डेल जेड और डेल एक्स। इस तरह से ये दोनों टर्म जो होंगी वो यदि इक्वल नहीं है तो हमारा y जो हो जाएगा वो एक स्टेट फंक्शन ना होकर क्या होगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आपको इनएग्जैक्ट और एग्जैक्ट के बारे में थोड़ा सा अपन ब्रीफ करने कि हमारे पास हीट और वर्क को आप इंटीग्रेट करोगे एलिमेंट्री हीट या एलिमेंट्री वर्क को, तो इन दोनों को अपन डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये हमारा Q और W कंप्लीट वर्क और कंप्लीट हीट हो जाएगा। सिमिलरली यदि अपन यही चीज किसमें करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, तो यहाँ पर लिमिट के बेसिस पे सॉल्व होगा डेल्टा U विच इज U2 माइनस U1। तो ये हमारे पास है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल और ये हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर, या एग्जैक्ट क्वांटिटी, यहाँ पर आप ये आप इन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखें, इन एग्जैक्ट क्वांटिटी और यहाँ पर एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन इनको लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास स्टेट फंक्शन होंगे और कौन कौन से पाथ फंक्शन होंगे। स्टेट फंक्शन यहाँ पर और पाथ फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी U एक स्टेट फंक्शन होगा। इसके बाद एंथैल्पी, फिर गिब्स फ्री एनर्जी जिसको G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद एंट्रोपी जिसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे क्या स्टेट फंक्शन है। इसके बाद पाथ फंक्शन में देखें अपन तो वर्क W और यहाँ पर हीट Q। तो हीट और वर्क हमारे पाथ फंक्शन होंगे, बट कुछ कंजर्वेटिव फील्ड्स में ये जो पाथ फंक्शन होता है ये भी स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर सकता है कि पाथ जो यूज करा जा रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस उस पर डिपेंड नहीं करे। पाथ फंक्शन कैन बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन in conservative fields। ठीक, तो इस तरह से अपन ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कैलकुलेट हो जाए इस इक्वेशन का फुलफिलमेंट कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को आप किस तरह से डिफाइन करते हो। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, शो दैट
pressure of a fixed amount of van der Waals gas following the given equation is a state function। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमारे पास सिंपली किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि हमारे पास आगे आपने इसको सॉल्व किया तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन वी। ठीक, तो यहाँ पर P हमारे पास हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो हमारे पास जो P है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अपने को इक्वेशन फुलफिल करनी है कि डेल स्क्वायर P अपॉन डेल टी इंटू डेल वी इक्वल टू डेल स्क्वायर P अपॉन डेल वी इंटू डेल टी। यदि ये इक्वेशन फुलफिल्ड हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा, फॉर स्टेट फंक्शन। तो पहले अपन डेल स्क्वायर P अपॉन डेल टी अपॉन डेल वी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो टर्म दिया गया है यहाँ पर P, ये जो P है इसको आप क्या करेंगे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो डेल P अपॉन डेल टी कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास T के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो R अपॉन वी, ए अपॉन वी स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद आप इसी टर्म को क्या कर रहे हैं, V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कीपिंग T कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेल टी इंटू डेल वी लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 अपॉन वी था, R तो कांस्टेंट है, तो माइनस R अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा डेल स्क्वायर P ये वाला टर्म हो गया। दूसरा अपन देखें कि यहाँ पर हमारे पास डेल P अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास V के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास ए अपॉन वी स्क्वायर था तो ये प्लस 2a अपॉन वी क्यूब हो जाएगा। इसको ही फर्दर डिफरेंशिएट किए डेल स्क्वायर P अपॉन डेल वी इंटू डेल टी, ये हो गया इक्वल टू अपन कर देंगे यहाँ पर माइनस आर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ पर अपने पास ऑब्जर्व हो रही है ये टर्म और ये टर्म दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ये हमारे पास सेम है। दैट मीन्स प्रेशर इज स्टेट फंक्शन, प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है।